हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपना वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का चैप्टर कंप्लीट किया था, जो कि आपका स्टडी नोट नंबर 2 का पार्ट था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट नंबर 2 में ही जो नेक्स्ट पार्ट है। स्टडी नोट नंबर 2 है आपका एज पर स्टडी मटेरियल कॉस्ट एसरटेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मेनली होते हैं, एक मटेरियल, एक एम्प्लॉय कॉस्ट और एक ओवरहेड। लास्ट क्लास में हमने मटेरियल का अपना चैप्टर कवर कर लिया, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। मटेरियल था आपका एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और एम्प्लॉय कॉस्ट है आपका एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ये जो स्टडी नोट नंबर 2 का एम्प्लॉय कॉस्ट पार्ट है, दैट इज CAS 7, इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपने नोट्स में आपको इसके 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, और एक आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 4A के नाम से, दैट इज एम्प्लॉय टर्म। तो हम एम्प्लॉय कॉस्ट को 2 पार्ट में यहां पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एम्प्लॉय कॉस्ट एंड देन चैप्टर नंबर 4A एम्प्लॉय टर्नओवर। ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट का हम पार्ट देख रहे हैं CS 7, एग्जाम में इसकी क्या रेलिवेंसी है। जून 17 में आपके एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए एक एक नंबर के और एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से दिसंबर 2017 में 2 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप थे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। जून 18 में एक MCQ टाइप क्वेश्चन और 9 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया। दिसंबर 18 में केवल और केवल एक MCQ क्वेश्चन पूछा गया और जून 19 में एक MCQ, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अगर देखो पिछले 5 अटेम्प्ट के बेसिस पे, तो मिनिमम टू मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात करें 14 मार्क्स तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो आप कह सकते हो सर इस चैप्टर की जो वेटेज है, इसका मतलब 1 से लेकर 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस और वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन आवर एग्जाम। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जैसे हम किसी भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो इस चैप्टर में भी एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर का नाम है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ओवर टाइम क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे आइडल टाइम क्या होता है। इसके बाद वेजेस को कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं, जिनको बोला जाता है रेम्यूनरेशन मेथड्स एंड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसमें हमें काफी सारे मेथड्स हैं जो कि एक एक करके डिस्कस करने हैं, लाइक टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे प्लान, रोवान प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गांट टास्क बोनस प्लान, बिडॉक सिस्टम। ये कुछ प्लान्स हैं जो कि हमें आगे जाके एक एक करके वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए डिस्कस करने। इसके बाद कुछ ग्रुप बोनस स्कीम होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट है कुछ, लाइक जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, मेरिट रेटिंग क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से
थियोरिटिकली ये चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिकली भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर थियोरिटिकली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं P और T, दैट इज प्रैक्टिकल भी हम इसमें पढ़ेंगे और थ्योरी कॉन्सेप्ट भी हमें इसमें लर्न करने हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग पुट करो स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। वेटेज लिख लो ब्रैकेट में 1 to 14 मार्क्स, मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ब्रैकेट में लिख लो POT, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेडिंग पुट करो टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स आप कॉपी कर लो कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसके बाद सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इश्यू ये है, सर एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सी बात करूं, एक होता है एम्प्लॉयर और होते हैं एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। सिंपल सी अगर बात करूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करता है, दिस इज नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर। दोबारा से, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करता है, दिस कॉस्ट इज नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर। इट इंडिकेट्स the expenses incurred by the employer for the employee, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कैश में पे कर दे या फिर इन काइंड प्रोवाइड करवा दे। इन काइंड का मतलब होता है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दे तो उसकी जो कॉस्ट इनकर करता है एम्प्लॉयर, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक गाड़ी प्रोवाइड करवाता है जिसके खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक गाड़ी प्रोवाइड करवाता है, से एग्जांपल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। इसके जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयर बियर करता है। हालांकि अब ये जो खर्चे हैं, गाड़ी का जो डेप्रीशिएशन वगैरह होगा, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में तो नहीं देने वाला, लेकिन एक फैसिलिटी तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दी है। तो इसके लिए भी एम्प्लॉयर अगर कोई भी खर्चे इनकर करेगा, दिस इज कवर्ड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। सर एम्प्लॉय कॉस्ट में
नॉर्मली क्या क्या कवर्ड होता है? इसमें नॉर्मली जो बेसिक्स होते हैं, लाइक बेसिक सैलरी कह दो चाहे बेसिक वेजेस कह दो, एक ही बात है, टू डायरेक्ट वर्कर्स, बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर्स। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डीएनएस अलावेंस पे करता है, डीएनएस अलावेंस का मतलब महंगाई भत्ता, लाइक मार्केट में जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका डीएनएस अलावेंस भी बढ़ता जाएगा। अगर वर्कर एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस दे सकता है। अगर ज्यादा टाइम काम करेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ओवर टाइम पे कर सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस में, लाइक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा दिया गया कि काम के दौरान अगर कल को एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, जिससे एम्प्लॉय की फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा एनी अदर अमेनिटीज कह दो चाहे फैसिलिटीज कह दो चाहे परक्विजिट्स कह दो, तीनों सिनोनिमस वर्ड्स हैं। सिंपल मीनिंग है फैसिलिटीज, टेक्निकल वर्ड अमेनिटीज और परक्विजिट्स, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो कि मैं भी आपको एग्जांपल दे भी रहा था, गाड़ी वाला एग्जांपल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी प्रोवाइड करवा दी, ये क्या है? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, जिसके लिए एम्प्लॉयर जो भी खर्चे बियर करेगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट सिंपल क्या है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चे बियर करता है दैट इज कवर्ड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। नॉर्मली इसके अंदर बेसिक सैलरी, बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंसेस, बोनस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई और एनी अदर अमेनिटीज और फैसिलिटीज और परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो कि स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है ये एम्प्लॉय कॉस्ट में कवर नहीं होते। तो द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और अगर ये खर्चे हुए हैं तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और कंपनी उनको रेम्यूनरेशन पे करती है, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इसी तरीके से आइडल टाइम, हम आगे जाके देखेंगे आइडल टाइम क्या होता है। सिंपल कहूं, आइडल का मतलब होता है वेस्ट टाइम, एक ऐसा टाइम जिसमें वर्कर प्रोडक्शन नहीं करता, टाइम को वेस्ट कर देता है, उसके लिए जो भी कॉस्ट होती है, उसके लिए जो भी खर्चे होते हैं एम्प्लॉयर को, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। एनी अबनॉर्मल पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी अबनॉर्मल नेचर का पेमेंट किया गया है तो वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा पेनल्टीज, डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज या फिर थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जांपल, अब जो हम बात कर रहे थे पीछे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, इनकी कुछ डेडलाइन होती है, टाइम लिमिट होती है। एम्प्लॉयर को इस दिन तक ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में जमा कराना है, ईएसआई अकाउंट में जमा कराना है। अब मान लो एम्प्लॉयर ने कर दिया डिले और उस डिले के लिए वो पे कर रहे हैं पेनल्टीज, डैमेजेस, तो वो यहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, लेट पेमेंट फी टू पीएफ अथॉरिटीज, प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज, प्रोविडेंट फंड में टाइमली पैसा डिपॉजिट नहीं किया, इसके लिए एम्प्लॉयर हैव टू पे पेनल्टीज।
बट इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या कवर नहीं करना, रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आइडल टाइम की कॉस्ट, किसी भी तरीके का कोई अबनॉर्मल पेमेंट या कोई भी पेनल्टीज डैमेजेस वगैरह कंसीडर नहीं करते। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करती है, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाती है, एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज पेरोल शीट। आप उसको सिंपल कॉस्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट बोल सकते हो, बट टेक्निकली इट इज नॉन एज पेरोल शीट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, the organization prepare a statement known as payroll sheet या फिर also known as statement of employee cost। तो as per cost accounting standard 7 employee cost में ये चीजें इंक्लूड होनी है और ये चीजें इंक्लूड नहीं होनी, और हम बनाते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए पेरोल शीट। सर ये पेरोल शीट कैसे बनती है, ये पेरोल शीट कैसे बनती है? तो पेरोल शीट का एक फॉर्मेट यहां पे गिवन है, लेकिन उस पेरोल शीट के फॉर्मेट को देखने से पहले मैं आपको कहूंगा पहले आप ये इंट्रोडक्शन जो है एम्प्लॉय कॉस्ट का, इसको कॉपी करो। और पेरोल शीट का फॉर्मेट देखने से पहले एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो एम्प्लॉय कॉस्ट की रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है और उनमें किन किन आइटम को आपने स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करके चलना है। जैसे आप देखते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक ये डिस्क्लोजर देना है आपको। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी अपनी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको ये चीजें दिखाई दे तो आपको स्पेसिफिकली इन चीजों को डिस्क्लोज करते हुए चलना है जब कॉस्ट ऑडिट वगैरह होगा या जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे होंगे। पहला पॉइंट, क्या क्या डिस्क्लोजर देने? पहला पॉइंट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट shall be presented as a separate cost head in cost statement। कहते हैं जब आप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ तो उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट अलग से दिखाना। और अगर आपको याद हो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में सेकंड आइटम पहला होता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा आप दिखाते थे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह दो, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। तो अलग से हमें शो करना है और हम करते भी हैं। सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, सुपरवाइजर मैनेजर की सैलरी shall be presented in कॉस्ट स्टेटमेंट, ये भी कॉस्ट स्टेटमेंट में दिखानी है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड्स रिलेटिंग टू रेस्पेक्टिव फंक्शंस। अगर फैक्ट्री में काम करा बंदे ने तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाओ, एडमिन नेचर का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिखाओ, सेलिंग से रिलेटेड है सेल्समैन की सैलरी लाइन सेलिंग ओवरहेड में दिखाओ, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिखाओ। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कह दो, फैक्ट्री कह दो, एक ही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग कह दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह दो, एक ही बात है। तो पहला पॉइंट कॉस्ट शीट से ले लो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग से दिखानी है, दिखाते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ओवरहेड में जाएगी, अगर वो फैक्ट्री से रिलेट करता है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस से रिलेट करता है तो एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है तो मार्केटिंग। एंड थर्ड पॉइंट,
द कॉस्ट स्टेटमेंट shall furnish the resources consumed on account of employee cost category wise, such as wages, that is salaries to permanent, temporary, part time, contract employees. कहते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट में ये भी अलग अलग दिखाओ कि परमानेंट एम्प्लॉइज की वेजेस कितनी है, टेम्पररी वर्कर्स की वेजेस कितनी है, पार्ट टाइम वर्कर्स की वेजेस कितनी है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की वेजेस कितनी है. पीस रेट सिस्टम है तो वो दिखाओ, ओवर टाइम पेमेंट कितना है वो दिखाओ, एम्प्लॉय के कोई भी बेनिफिट्स हैं वो कैटेगरी वाइज दिखाओ, लाइक गाड़ी प्रोवाइड कराना, स्वीपर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल एम्प्लॉय के पे करना, टेलीफोन के बिल पे करना एम्प्लॉय के, एटसेट्रा. वेयर एवर सच आइटम्स फॉर्म्स ए मटीरियल पार्ट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट. कब ये अलग अलग शो करने हैं? जब ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट का मटीरियल पार्ट होगा. अब मटीरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट, और मटीरियल आइटम हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी समझ पे डिपेंड करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 रुपए का खर्चा भी मटीरियल हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है 1 लाख रुपए का खर्चा भी ज्यादा सब्सटेंशियल ना हो. तो मटीरियल पार्ट का मतलब है सब्सटेंशियल. मटीरियल पार्ट का मतलब होता है सब्सटेंशियल. ये मटीरियल रॉ मटीरियल वाला नहीं है. मटीरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सब्सटेंशियल. हालांकि कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, जिसकी वजह से हम इन चीजों को अलग अलग देख नहीं पाते. बट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट अलग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ओवरहेड या तो मैन्युफैक्चरिंग या एडमिन या मार्केटिंग, और इसके अलावा परमानेंट एम्प्लॉयज की वेजेस, टेम्पररी वर्कर्स की वेजेस, पार्ट टाइम वर्कर्स की वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस अलग अलग दिखाओ. पीस रेट पेमेंट हो रहा है, ओवर टाइम पेमेंट हो रहा है, ये एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें अलग अलग दिखानी है. अगर ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट का मटीरियल पार्ट हो, सब्सटेंशियल पार्ट हो. और सब्सटेंशियल पार्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सटेंशियल का मतलब अलग अलग होता है. किसी के लिए 10 रुपए भी रेलिवेंट है तो किसी के लिए 1 लाख रुपए भी रेलिवेंट नहीं है. एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में जून 2017 में. जून 2017 में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया. क्वेश्चन क्या था? फिल अप द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दी हुई थी, हमें उसको फिलअप करना था इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल. जो भी इस पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाए उसके अकॉर्डिंगली हमें इस टेबल को फिल करना था. 5 कॉलम बने हुए थे. पहला तो सीरियल नंबर का था 1 2 3 4. दूसरे में एक्सपेंस क्या है उसका नेचर लिखा हुआ था. तीसरे कॉलम में लिखा हुआ था एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये एक्सपेंस इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा या फिर नॉट एप्लीकेबल, मतलब इससे रिलेट ही ना करता हो. डिस्क्लोजर करना है या नहीं करना, या फिर एप्लीकेबल ही नहीं होता. और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कौन से एलिमेंट का ये पार्ट है. ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा. 5 कॉलम इस तरीके से बने हुए थे, जिसमें पहला एक्सपेंस लिखा हुआ था बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर और बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर. एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इस पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई होता है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इस पे अप्लाई होता है. बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होता है कि नहीं होता? अभी अभी हम पढ़ के आए कि बेसिक वेजेस और सैलरी इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट.
क्या इसका डिस्क्लोजर जरूरी है कि नहीं है? अभी अभी आप पढ़ के आए डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोज होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैं बाद में कराऊंगा, बाद में मतलब अभी कराऊंगा, बट पहले ये दो कॉलम फिल कर देता हूं, क्योंकि ये दो कॉलम थर्ड और फोर्थ हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। सेकेंड आइटम, नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर। क्या आइडल टाइम की कॉस्ट इंक्लूड होगी? हम अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए एक्सक्लूडेड आइटम में कि आइडल टाइम कॉस्ट एक्सक्लूड होती है। क्या इसका डिस्क्लोजर जरूरी है? डिस्क्लोजर के 3 पॉइंट थे, तीनों में से इसको तो नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब इसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। परक्विजिट पेड बाय कंपनी टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हम पढ़ के आए थे किसी भी तरीके की कोई अमेनिटीज, फैसिलिटीज या परक्विजिट प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या इसका डिस्क्लोजर जरूरी है? परक्विजिट पेड बाय द कंपनी टू एडमिन स्टाफ, क्या इसका डिस्क्लोजर जरूरी है? हाँ, इसका डिस्क्लोजर जरूरी है। कहां पे जरूरी है सर, आपने तो नहीं बताया। ये रहा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की कोई भी कॉस्ट होगी तो उसको हमें ओवरहेड में कवर करना है, या तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, या एडमिन ओवरहेड में, या मार्केटिंग ओवरहेड में। इसका मतलब ये भी तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट है, क्योंकि ये बात कर रहा है एडमिन स्टाफ, और एडमिन स्टाफ कभी भी डायरेक्ट वर्कर तो नहीं हो सकता, तो इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। और पॉइंट नंबर 4 है लेट पेमेंट फी टू पीएफ अथॉरिटीज फॉर डिलेड रेमिटेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हमने पढ़ा एक्सक्लूडेड आइटम में डैमेजेस, पेनल्टीज ये इंक्लूड नहीं होती, तो इट विल बी एक्सक्लूडेड। और डिस्क्लोजर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ पेनल्टीज वगैरह भी डिस्क्लोज करनी। बस ये 4 आइटम गिवन थे। पहले तो क्वेश्चन जानना चाहता था इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो अपने को पता होना चाहिए एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। साथ में डिस्क्लोजर जानना चाहता था, डिस्क्लोजर होता है कि नहीं होता, तो अपने को डिस्क्लोजर के पॉइंट याद होने चाहिए। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, और वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर की बात करें तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर का टाइम वेस्ट हो गया। हम आगे जाके आइडल टाइम को डिटेल में डिस्कस करने वाले भी हैं। परक्विजिट पेड बाय द कंपनी टू एडमिन स्टाफ, एडमिन स्टाफ से रिलेटेड है तो दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और लेट पेमेंट फी टू पीएफ अथॉरिटीज फॉर डिलेड रेमिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके की कोई पेनल्टीज, डैमेजेस कॉस्टिंग का पार्ट ही नहीं होते, तो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग। तो आप कह सकते हो नॉट एप्लीकेबल, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। पूरे कॉस्टिंग में ही अगर मैं बात करूं, किसी भी तरीके का कोई डैमेज पेनल्टी कवर ही नहीं होते, भले आप कोई भी चैप्टर क्यों ना पढ़ो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जून 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दिया जा सकता था अगर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट का इंट्रोडक्शन पता हो तो। इसके बाद पेरोल शीट का फॉर्मेट गिवन है, बट पहले मैं चाहूंगा आप कॉपी करो एम्प्लॉय कॉस्ट रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर, और कॉपी करो ये क्वेश्चन, कॉपी करो ये क्वेश्चन
विद आंसर। हो सके कोशिश करो जो क्वेश्चन है उसको किसी अलग कलर के पेन से लिखा जाए, लाइक ब्लू से लिख लो, और आंसर जो है वो दूसरे कलर के पेन से लिखो, लाइक रेड से लिख लो, ब्लैक से लिख लो, ताकि आपको ये पता रहे कि इसमें क्या क्वेश्चन आया था और अपने को क्या बताना था। इसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट दैट इज नॉन एज पेरोल शीट या फिर ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। सर इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल सा है। जो जो आइटम आपने एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड में देखे थे बस उसी को यहां पे सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। पेरोल शीट और स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट that will be the heading of the statement। ये स्टेटमेंट नॉर्मली हम दो कॉलम में बना सकते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं वही आइटम्स जो आपने इंक्लूडेड में देखे, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस, बोनस, ओवरटाइम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, क्वेश्चन में दो कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और दूसरा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, क्योंकि मैंने कहा एम्प्लॉय कॉस्ट में वो आइटम कवर करने हैं जिसके लिए एम्प्लॉयर कॉस्ट बियर करे। अगर एम्प्लॉय अपनी जेब में से निकाल के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा दे तो दैट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ही ईएसआई। लीव सैलरी। सर ये लीव सैलरी क्या होता है? लीव सैलरी होता है बेटा, अगर एक कंपनी मान लो आपको एक महीने में 2 छुट्टियां अलाउड करती, एक कंपनी आपको एक महीने में से एग्जांपल 2 छुट्टियां अलाउ करती है, इसका मतलब पूरे साल में 24 छुट्टियां अलाउ करती है, 24। अब मान लो मेरे जैसा एक पर्सन है जिसने पूरे साल में 5 ही छुट्टियां ली, 24 छुट्टियां मुझे अलाउड थी बट मैंने केवल 5 छुट्टियां ही ली, तो इसका मतलब 19 लीव जो मैं ले सकता था मैंने नहीं ली, उसके लिए कंपनी मुझे क्या दे देती है? एक्स्ट्रा सैलरी। कंपनी कहती है 19 लीव्स जो आप ले सकते थे आपने नहीं ली, काम किया, तो उन 19 दिनों के लिए हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी देते हुए चल। दिस इज नॉन एज लीव सैलरी। इसके आप इनकम टैक्स में प्रोविजन वगैरह भी पढ़ते हो। हाँ, एक बात यहां पे आपको याद दिला दूं, ये जो चैप्टर है एम्प्लॉय कॉस्ट और जो आप इनकम टैक्स में सैलरी पढ़ते हो, हालांकि ये सारे आइटम सैलरी के चैप्टर में भी कवर होते हैं, लेकिन कोई भी इनकम टैक्स का प्रोविजन आपने कॉस्टिंग में एम्प्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा अदर अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, कोई भी फैसिलिटी जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी, ये सारे आइटम जब ऐड कर लिए जाएंगे दैट विल बिकम टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। और अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ पीरियड से, लाइक नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे पता चल जाएगा, वीक से डिवाइड करोगे तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट पर वीक पता चल जाएगी, आवर्स से डिवाइड करोगे तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर पता चल जाएगा।
वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसी से आप डिवाइड कर दो। अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीरियड, दैट इज पर डे या पर वीक या पर आवर, एज द क्वेश्चन रिक्वायर्स। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। और इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, सिंपल 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट को हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर कर ही लेते हैं, और जो आइटम वहां पे इंक्लूडेड में थे बस वो यहां पे आके आपको ऐड कर देते। हेडिंग पुट करो पेरोल शीट और स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, और इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई। एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेशन पे, दैट इज पेरोल शीट बनाने पे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। आओ जरा अपने नोट्स पे सबसे पहला ही क्वेश्चन हम करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द एम्प्लॉय कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। अपने को एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एक पर्सन की, एक दिन की, जिसमें वो 8 घंटे काम करता है। इसका मतलब मुझे तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे कैलकुलेट करके देना है। बेसिक सैलरी है इनकी केवल और केवल ₹2 पर डे, ₹2 प्रतिदिन इनको मिलता है। डीएनएस अलावेंस पर मंथ है ₹150 का। ओके, लीव सैलरी आपको कंसीडर करना है 10%। किसका 10%? बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस। इन दो आइटम का जो टोटल आएगा उसका 10% आपको लीव सैलरी कंसीडर करना है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस लीव सैलरी। मतलब ऊपर इन तीनों आइटम का जो टोटल आएगा उसका 8% हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ लेना है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई आपको लेना है 2.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस लीव सैलरी। पहले 3 आइटम का जो टोटल है उसी का 2.5% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई लेना है। एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज टू लेबर, लेबर को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी गई और उस पे खर्चे होते हैं ₹20 पर हेड। पर हेड मतलब पर एम्प्लॉय पर मंथ। मतलब एक एम्प्लॉय पे एक महीने के ₹20 की फैसिलिटी पे खर्चे होते हैं। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ 25 डेज ऑफ 8 आवर्स। और एम्प्लॉय कितने दिन काम करता है? डेली 8 घंटे, 25 दिन काम करता है। मुझे तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे कैलकुलेट करना है। पहले मैं पर मंथ कैलकुलेट कर लेता हूं 25 दिन के लिए, और लास्ट में जाके उसको डिवाइडेड बाई 25 कर दूंगा तो मुझे एक दिन का पता चल जाएगा। आओ जरा आंसर पे हेडिंग पुट करो। आंसर नंबर 1, पेरोल शीट ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट इन 2 कॉलम्स पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूं एक महीने के लिए। एक महीने से मेरा मतलब है इस क्वेश्चन में 25 दिन। कुछ स्टूडेंट हो सकता है पर डे बनाना चाहे, वो पर डे भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आंसर तो लास्ट में जाके सेम ही आना है। सबसे पहले एज पर क्वेश्चन बेसिक सैलरी है ₹2 पर डे एंड नंबर ऑफ डेज आर 25। तो हम लिखेंगे बेसिक सैलरी ₹2 per day for 25 days. It will be ₹50। बेसिक के बाद डीएनएस अलावेंस पूरे महीने का ₹150। हम लिखेंगे डीएनएस अलावेंस 150। जो स्टूडेंट पर डे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेसिक सैलरी यहां पे ₹2 पर डे लेंगे और डीएनएस अलाउंस 150 को 25 से डिवाइड कर देंगे, वो ₹6 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल आ रहा है ₹200।
हालांकि ये टोटल करना मैंडेटरी नहीं है, बट मैंने टोटल इसलिए किया है क्योंकि जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है लीव सैलरी की, वो इन दोनों की टोटल अमाउंट पे होनी है। तो लीव सैलरी हमें लेना है 10% ऑफ दोनों का टोटल अमाउंट। तो हम लिखेंगे लीव सैलरी टोटल है 200 रुपए, और इस 200 रुपए का 10% वी हैव टू कंसीडर लीव सैलरी 20 रुपीज। अब इसका भी टोटल करना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैं इसका टोटल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट कैलकुलेशन इन तीनों के टोटल पे होनी है। तो इसके बाद है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस लीव सैलरी। तो तीनों का टोटल है 220 रुपए। हम लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 220 रुपए का 8%, 220 का 8% होता है 17.6। इसके बाद आप कंसीडर करेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, दैट विल बी 2.5% ऑफ फर्स्ट 3 टोटल। इसका मतलब 200 का ही 2.5%। तो आप लिखोगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई 220 का 2.5%, दैट विल बी 5.5। लास्ट आइटम है एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज टू लेबर 20 रुपए पर पर्सन। हम पर मैन ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर मंथ मैं पर मंथ ही ले रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पर डे ले रहा है तो वो डिवाइडेड बाई 25 कर लेगा। तो यहां पे मैं तो सीधा सीधा लिखूंगा अदर अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ ₹20 पर मंथ। पूरे क्वेश्चन में बाकी कोई एक्सपेंस नहीं है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इनकर कर रहे हो। तो इसका टोटल आ जाएगा 263.1। तो आप लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट इज इक्वल टू 263.1। लेकिन क्वेश्चन चाहता है आप एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे कैलकुलेट करके दे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, और ये है कैलकुलेशन 25 डेज की। तो 263.1 डिवाइड बाई 25, ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे ऑफ ₹10.524। अराउंड ये 10.5 रुपए के आसपास है। 10.5 रुपए पर पर्सन पर डे की एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर की जाती है बाय दिस एम्प्लॉयर। दिस इज योर आंसर नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ए वर्कर इज पेड बेसिक ₹1000 पर मंथ। 1000 रुपए पर मंथ बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है या तो बेसिक वेजेस या बेसिक सैलरी, एंड ए डीएनएस अलावेंस ऑफ ₹200 पर मंथ। 200 रुपए पर मंथ का डीएनएस अलावेंस है, शॉर्ट में इसको डीए बोल दिया जाता है। वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। लेकिन ये है वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम एम्प्लॉय कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना एम्प्लॉय का। तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये फिगर गिवन तो है वर्कर के कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन सेम फिगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ओनली 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम, ईएसआई का प्रीमियम is 6.5% of basic wages
प्लस डी, बेसिक प्लस डीए का 6.5% कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई है। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई है ये एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का? क्वेश्चन कहता है ऑफ विच, इस 6.5% में से 1.75% इज पेड बाय द एम्प्लॉय, 6.5 में से 1.75 एम्प्लॉय पे करेगा, तो बैलेंस जो बच गया 4.75%, दैट विल बी द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। तो हम तो केवल और केवल 4.75% कंसिडर करें। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months wages, 2 months wages मतलब बेसिक प्लस डीए एज बोनस ईच ईयर। कंपनी हर साल अपने एम्प्लॉइज को 2 महीने की वेजेस एज ए बोनस दे देती है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर इज 300, 300 दिन है, 8 आवर्स ईच, 2400 घंटे हो गए, 300 इंटू 8। लेकिन आउट ऑफ दीज द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 days लीव ऑन फुल पे। लेकिन इन 300 में से कंपनी एम्प्लॉई को 15 दिन की छुट्टियां देती है, जिसके लिए पेमेंट कंपनी कर देती है। मतलब वर्कर तो 285 डेज ही यहां पे काम करने वाला है। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस। अपने को तो 1 घंटे की वेजेस कैलकुलेट करके देंगे। यहां पे हमें बनाना तो स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ही है, बट यहां पे स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट आप पूरे साल के लिए बनाओगे, क्योंकि जो बोनस है वो पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 महीने का मिलता है। आओ जरा आंसर पे हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 2, पेरोल शीट ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। 2 कॉलम में ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले एज पर क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे बेसिक 1000 रुपए पर मंथ। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये स्टेटमेंट मैं पूरे साल के लिए बना रहा हूं, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं, मैं ये स्टेटमेंट पर एनम बना रहा हूं। आप चाहो पर मंथ बना लो, पर आवर बना लो, वो तो आपको डिवाइड करके चलना पड़ेगा हर जगह। मैं पर एनम बना रहा हूं, जो कि सबसे इजीएस्ट वे हो सकता है। बेसिक सैलरी एज पर क्वेश्चन 1000 रुपए पर मंथ है, पूरे साल में 12 महीने, तो पूरे साल की बेसिक वेजेस, बेसिक सैलरी 12,000 रुपए। डीएनएस अलावेंस है 200 रुपए पर मंथ, हम लिखेंगे डीएनएस अलावेंस 200 रुपए पर मंथ, 12 महीने, 2400 रुपए। हालांकि इन दोनों का टोटल करना मैंडेटरी नहीं है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो इन दोनों के टोटल पे होनी है। तो टोटल हो गया इसका 14,400। नेक्स्ट आइटम होगा आपका, इन्होंने का वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 10% ऑफ बेसिक प्लस डी। ये तो हमें कंसिडर नहीं करना, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा जो एम्प्लॉय का है। तो हम लेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, हम लेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। इन दोनों का दैट इज 14,400 का 10%, इट विल बी 1440। देन क्वेश्चन ने कहा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज 6.5% ऑफ बेसिक प्लस डी, लेकिन इस 6.5% में 1.75% इज पेड बाय द एम्प्लॉय। तो जो बच गया 4.75% दैट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 14,400 का 4.75। सर ये 4.75 कहां से आया? 6.5% टोटल है, उसमें से 1.75% एम्प्लॉय पे करेगा, तो 4.75 विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर।
ये आ जाएगा आपका 684। इसके बाद इट इज द फॉर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस बेसिक प्लस डीए का एज बोनस ईच ईयर, 2 महीने की वेजेस एज ए बोनस। तो बोनस वेजेस आपकी 14,400 बेसिक प्लस डीए, ये 14,400 है 12 महीने की। तो 2 महीने की वेजेस एज ए बोनस कितना होगा? इट विल बी 2,400। पूरे क्वेश्चन में बाकी कोई एक्सपेंस तो गिवन है नहीं बाय द एम्प्लॉयर, तो हम ऐड करेंगे इन सबको। और ये टोटल आ गया आपका 18924 जिसके लिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है पर आवर कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स पर एनम से। वैसे तो 300 दिन है बट 15 दिन की छुट्टियां अलाउड है और 8 घंटे एक दिन में वर्किंग, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। 300 दिन है बट 15 दिन की छुट्टियां, तो 285 डेज की वर्किंग और डेली 8 घंटे की वर्किंग। तो अगर 285 डेज 8 घंटे काम किया जाए तो वर्किंग विल बी 2280 आवर्स और इसके लिए वेजेस है 18924। तो वेजेस पर आवर आ जाएगी आपकी, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर विल बी 8.3, 8 रुपए 30 पैसा will be the wages per hour that is paid by the employer for the employee. This is your answer number 2. इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, छोटा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट का मतलब 1 घंटे काम करने की लेबर कॉस्ट ऑफ ए वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे है 1000 रुपी पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेज है 300 रुपए पर मंथ, फ्रिंज बेनिफिट इज नथिंग, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई 100 रुपी पर मंथ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर 300 दिन की वर्किंग, आवर्स इन ए डे 8, लेकिन हॉलीडे अलाउड इन ए ईयर विद फुल पे 20 दिन। इसका मतलब वर्किंग तो 280 दिन की ही होने वाली है, हमें लेबर आवर रेट कैलकुलेट करके देना है। बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा जैसे आपने आंसर नंबर 2 किया है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3, पेरोल शीट और स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट इन 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये स्टेटमेंट भी मैं यहां पे पर एनम बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने बताया कि पूरे साल में 300 दिन जिसमें से 20 दिन के हॉलीडेज भी अलाउड है। सबसे पहले एज पर क्वेश्चन वी विल कंसीडर बेसिक पे 1000 रुपी पर मंथ, तो हम लिखेंगे बेसिक सैलरी 1000 रुपी पर मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स 12, 12,000 रुपए। ऐड करेंगे इसमें डीए 300 रुपए पर मंथ, डीएनएस अलावेंस 300 रुपए पर मंथ, तो 12 मंथ्स के लिए इट विल बी 3600। इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट 100 रुपए पर मंथ, तो हम लिखेंगे फ्रिंज बेनिफिट 100 रुपी पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, 1200 रुपए। पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा कोई खर्चा गिवन ही नहीं है, तो इसका टोटल आ गया सिंपल आपका 16,800। ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क में भी कर सकते थे। डिवाइड करेंगे हम
क्वेश्चन चाहता है लेबर आवर रेट, 1 घंटे का रेट कैलकुलेट करके बताना है। तो हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स से। 300 दिन पूरे साल में है, बट 20 दिन की छुट्टियां, मतलब 280 दिन, 8 घंटे वर्किंग होगी। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, वैसे तो 300 घंटे दिन, 20 दिन की छुट्टियां, तो 280 दिन काम होगा, डेली 8 घंटे काम होगा। तो ये आवर्स हो जाएंगे आपके 2240। 2240 आवर्स की वेजेस है 16,800। तो 1 घंटे की वेजेस कितनी? दैट विल कम एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर 7.5 रुपए, 7.5 पर आवर। तो एम्प्लॉयर को इस एम्प्लॉय से काम कराने के लिए 7.5 रुपए पर आवर की कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। दिस इज योर सिंपल आंसर नंबर 3। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है? एम्प्लॉय कॉस्ट का सिंपल मतलब मैंने आपको बताया, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चे इनकर करता है दैट इज कवर्ड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन इश्यू ये है, क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जितने खर्चे करता है, क्या वो सारी की सारी एम्प्लॉय की अर्निंग भी होती है? क्या एम्प्लॉयर जितने खर्चे एक एम्प्लॉय के लिए करता है, क्या वो सारी की सारी एम्प्लॉय की अर्निंग भी होती है? अगर प्लेन में बात करूं तो ऐसा लगता है कि जितनी एम्प्लॉय कॉस्ट होती है उतनी ही एम्प्लॉय की अर्निंग्स भी होती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉय अर्निंग का मतलब होता है अर्निंग रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि एम्प्लॉयर की जेब से जाते तो हैं, बट एम्प्लॉय को वो रिसीव इमीडिएट बेसिस पे नहीं होते, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय की अर्निंग नहीं बन पाती। और मेन एग्जांपल की मैं बात करूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होते हैं टू प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, वो जाते हैं प्रोविडेंट फंड और ईएसआई अकाउंट में, ना कि एम्प्लॉय की जेब, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय अर्निंग का पार्ट नहीं बन पाते। तो अगर हमें एम्प्लॉय कॉस्ट की बजाय एम्प्लॉय अर्निंग्स कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो सिंपल आप 2 कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट को कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आप बेसिक सैलरी ले लोगे, डीएनएस अलाउंस भी ले लोगे, बोनस भी ले लोगे, ओवर टाइम भी ले लोगे, लीव सैलरी भी ले लोगे। लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यहां पे नहीं है, ये बनती है एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय को रिसीव नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि जैसे एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई होता है, वैसे एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई भी हो सकते हैं। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता कि पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे और फिर एम्प्लॉय अपनी जेब से पैसा निकाल के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ईएसआई अकाउंट में डाले। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो उसी टाइम पे जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन होते हैं पीएफ और ईएसआई, वो अमाउंट वो वहां से डिडक्ट कर लेते हैं। वो अमाउंट एम्प्लॉय की वेजेस में से, अर्निंग में से डिडक्ट कर ली जाती है और एम्प्लॉयर अपना पार्ट उसमें मिला के पीएफ अकाउंट और ईएसआई अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया करते हैं, जिसकी वजह से ये जो एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई है, वो तो एम्प्लॉय की अर्निंग बनेंगे ही नहीं, साथ में जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई होंगे, वो भी एम्प्लॉय की अर्निंग का पार्ट नहीं बनते। हाँ, अगर आप ग्रॉस कैलकुलेशन करोगे
ग्रॉस एम्प्लॉय अर्निंग में ये होते हैं, बट जब नेट की बात आएगी तो ये दोनों आइटम यहां पे लेस कर दिए जाते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल अराइव एट नेट एम्प्लॉय अर्निंग्स। तो सिंपल अगर मैं कहूं अभी तक तो एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय अर्निंग में मेन जो डिफरेंस है वो है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। एम्प्लॉय कॉस्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऐड किए जाते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जब आप एम्प्लॉय की अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो ऐड करने नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर देते हैं। दिस विल बी योर एम्प्लॉय अर्निंग। हेडिंग पुट करो एम्प्लॉय अर्निंग्स। सबसे पहले एक लाइन का मीनिंग कॉपी करो। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग्स, ये फॉर्मेट आप कॉपी कर लो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास का अपना मेन डिस्कशन क्या था? हमने स्टार्ट किया स्टडी नोट नंबर 2 का चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। नॉर्मली बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, बोनस, ओवरटाइम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, employer's contribution to ESI, leave salary, any other facilities provided by the employer to the employee। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? स्पेसिफिकली रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आइडल टाइम कॉस्ट, एनी अबनॉर्मल पेमेंट, कोई डैमेजेस पेनल्टीज वगैरह है पूरे कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होती। क्या क्या डिस्क्लोजर करना है? डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट अलग से कॉस्ट स्टेटमेंट में दिखानी है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी होगी वो अलग से ओवरहेड में शो करनी है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट होगा, या एडमिन का पार्ट होगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। इसके अलावा परमानेंट वर्कर की वेजेस, टेम्परेरी वर्कर्स की वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर है उनकी वेजेस, पीस रेट वेजेस, ओवरटाइम का पेमेंट, ये अलग अलग शो करते हुए चलना है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। 1 जून 2017 में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने बात की एम्प्लॉय कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू प्रिपेयर पेरोल शीट, जिसमें जो जो आइटम आपने एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड में देखे हैं उन सबको ऐड कर लो। दैट विल बी योर एम्प्लॉय कॉस्ट। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज या वीक्स या आवर्स एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपने इस पे ट्राई किए। इसके बाद हमने देखा एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय अर्निंग अलग अलग है, और दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। एम्प्लॉय कॉस्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई प्लस होते हैं, एम्प्लॉय अर्निंग में वो नहीं आते, और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। इतना पार्ट आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।